नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं तेल की। और जी हां, तेल में दोनों तेलों के दाम बढ़ गए हैं। एक तरफ खाने के तेल के दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में भी बड़ी तेजी आ गई है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं खाने के तेल की कीमतों पर से। और इसमें एक बड़ी तेजी आई है कि सोया तेल, क्रूड पाम तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सोया तेल 1236 रुपए के ऊपर चला गया है वायदा बाजार में, और क्रूड पाम तेल का भाव 1105 रुपए के ऊपर चला गया है। सोयाबीन, जिससे सोया का तेल बनता है, 5200 रुपए के पार पहली बार भाव पहुंचा है। जबरदस्त तेजी आ गई है खाने के तेल की कीमतों में। और बताया ये जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि दाम बढ़ रहे हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर दिख रहा है। क्योंकि हम एक बड़ा इंपोर्टर भी हैं ऑयल का, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल का पूरा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर दिखता है। अर्जेंटीना में खराब मौसम से फसल को नुकसान की खबरें हैं। चीन में सोयाबीन की बाइंग बढ़ रही है। बायोफ्यूल के लिए क्रूड पाम तेल की डिमांड बढ़ रही है। ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसने खाने के तेल की कीमतों में आग लगाने का काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सी के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, दोनों तेल के दाम बढ़ रहे हैं। एक तेल किचन में परेशान कर रहा है, दूसरा तेल गाड़ी में परेशान कर रहा है। जो आपका वाला तेल है सर, खाने का तेल, इसमें कब उम्मीद की जाए राहत की कुछ? देखिए, खाने के तेल और गाड़ी का तेल दोनों में काफी वो है, क्या नाम, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें, ब्राजील है या अर्जेंटीना है, वहाँ पे ये जो है, या इवन इंडोनेशिया, ये बहुत कुछ तेलों में भी जाता है बायोफ्यूल के। तो तेजी तो लाजिमी है। हम लोग काफी भी रहे हैं। ये मार्च का महीना तो हम लोगों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा तेजी का। दूसरी बात, बिल्कुल बुल जो ऑपरेटर्स है चला गया है। अर्जेंटीना के वेदर ने कोई सपोर्ट, जिससे कि वहाँ पे क्रशिंग और लेट होती जा रही है। भी वहाँ पे जरूरत से ज्यादा पानी गिर रहा है, तो उनकी भी है। और सप्लाई लाइन थोड़ी सी चोक हुई। और जहाँ तक मलेशिया और इंडोनेशिया का सवाल है, मलेशिया ने तो इस कदर ड्यूटी इतनी बढ़ा दी और सेस वगैरह, और 30% बायोफ्यूल मतलब बायोडीजल का वो जो मुहिम चल रही है, ये सारी चीजें सही टाइम पे बाजारों को तेजी लाई है। इन सब के ऊपर जो सोने पे सुहागा किया है, वो किया है चीप मनी ने। आज यूएस ने देखिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर का स्टिमुलस दिया है। अब ये इतना जब पैसा आएगा तो अल्टीमेटली इसको कोई घर तो चाहिए। तो वो घर या तो स्टॉक मार्केट होगा या कमोडिटी होगा। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत ये चीज झेलना पड़ेगा। मेरा एक मानना है कि ये तेजी को अगर कोई चीज लगाम दे सकती है जी, वो केवल फार्मर सेलिंग दे सकती है। और मस्टर्ड, हिंदुस्तान में क्रॉप अच्छी है और मस्टर्ड के किसानों को पैसा अच्छा मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ किसान मस्टर्ड को बेचेगा। तो वो एक थोड़ा बहुत बाजारों को लगा दे। ठीक बात है। अप्रैल के बाद से थोड़ी बहुत बाजारों में नरमी आ सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद नरमी आ सकती है। किसानों को भाव मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि सोने पर सुहागा, मैं तो इसे कहूँगा करेले पर नीम चढ़ा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए तो यही है। सोने पे सुहागा ठीक है। तेल के जो व्यापारी हैं उनको जो फायदा हो रहा है उनके लिए निश्चित तौर पर ये होगा, लेकिन कंज्यूमर के लिए पेनफुल तो है। हाँ, सीड के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, ये एक अच्छी बात जरूर है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं सर अतुल जी, कि तो आप ये कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद से कुछ राहत मिलेगी। अब मैं अप्रैल के बाद की तस्वीर आपसे समझना चाहता हूं कि अप्रैल के बाद क्या होगा। क्या दाम बढ़ने रुक जाएंगे या सिर्फ बढ़ने नहीं रुकेंगे बल्कि दाम घटने शुरू हो जाएंगे? तो अप्रैल के बाद एक्चुअल सिचुएशन होने क्या वाला है?
नहीं, देखिए अब ये मान के तो चलना पड़ेगा कि बाजारों में कोई बहुत ज्यादा नरमी नहीं आने वाली है, बट एक फर्क जरूर ये पड़ेगा कि अच्छा। अप्रैल आते आते तक अपना मस्टर्ड का भी प्रेशर फुल हो जाएगा हिंदुस्तान में, और मलेशिया इंडोनेशिया में भी हायर प्रोडक्शन के मंथ्स चालू हो रहे हैं, और लैटिन अमेरिका से जो सोया की जो सप्लाई चेन है वो भी थोड़ी सुधरेगी। तो ये सब चीजें मिलके मैं समझता हूँ थोड़ा बाजारों को जो ऊपर के रुख किया हुआ है पूरा, उसको थोड़ा लगाम लगेगी। पर अपनी सोचें कि बाजार बहुत ज्यादा मंदे हो जाएंगे, वैसा कोई अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दाम कम हो जाएंगे, इसकी संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि दाम बढ़ने रुक सकते हैं क्योंकि उसके बाद थोड़े हालात बदलेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एडिबल ऑयल के प्राइस के ऊपर बातचीत करने के लिए। बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ गई है खाने के तेल की कीमतों में। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि इस साल दो ताज़ा आउटलुक आए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स की तरफ से, जिन्होंने ताज़ा आउटलुक जारी किया है कि इस साल जीरे का उत्पादन घट सकता है लेकिन कोरिएंडर का उत्पादन बढ़ने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिश के नए चेयरमैन बने हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र पटेल साहब चेयरमैन हैं फिश के। बहुत बहुत स्वागत है पटेल साहब आपका। और पहले तो आपको बधाई कि आप नए चेयरमैन बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के, और नए चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले आप जी बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत। आप बताएं सर कि ये जो सर्वे आप लोगों ने किया है, मैं जीरे से शुरुआत करना चाहता हूं, क्या ऐसे में सप्लाई डिमांड के मुकाबले वाकई कम हो जाएगी या कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इतना है जो सप्लाई को मीट करेगी? मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जी बिजनेस का। जीरे में हम लोगों ने सर्वे किया है, इसके हिसाब से जीरा लगभग 87 लाख बोरी का प्रोडक्शन आएगा, जो गत साल से करीब 10,25,000 बोरी कम है। और इसके हिसाब से अभी पुराना माल स्टॉक लगभग 22 लाख बोरी, 20 से 22 लाख बोरी का बैलेंस मानते हैं। तो मतलब जीरा ऐसी चीज है, जीरा ट्रेजरी क्रॉप है, जीरा भाव से कहीं पर भी सेट हो जाता है। कहने का मतलब जीरा नीचे भाव में किसान की भी ग्रिप रहती है, पकड़ रहती है। कुछ ट्रेडर्स भी इसके हिसाब से आकर्षित होते हैं। जो अभी भाव चल रहे हैं लगभग नए माल के 2550 से लगा के 2600 रुपये के भाव चल रहे हैं, जिसमें हमें 50-70 रुपए से ज्यादा मद्दी दिखती नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा मंदी नहीं दिखती है। कोरिएंडर के ऊपर क्या व्यू है आपका, क्योंकि आप लोगों ने उत्पादन बढ़ाने का अनुमान जारी किया है, वहां पर क्या होगा आगे सीन डिमांड सप्लाई और प्राइस के? कोरिएंडर में लगभग इसमें पुराना माल स्टॉक हमारी फेडरेशन में पैनलिस्टों ने निकाला कि लगभग 22 लाख बोरी का स्टॉक है, जिसे डेड स्टॉक माना जाता है। नया क्रॉप का अनुमान एमपी से 31 लाख बोरी, राजस्थान से 17 लाख बोरी और गुजरात से 50 लाख बोरी का अनुमान निकाला है। मतलब टोटल 98 लाख बोरी का क्रॉप सर्वे में रिपोर्ट निकाला है, जो मतलब 98 और लगभग 22 मतलब टोटल 1,20,000 बोरी की माल की पूर्ति है। इसके सामने लगभग 1,25,000 बोरी का रोजाना खपत है टोटल एक्सपोर्ट और इसमें डोमेस्टिक में। तो इसमें ज्यादा मद्दी होने की जगह नहीं दिखती है। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है तारा सिंह का, राजस्थान से हैं हमारे साथ, पूछिए। नमस्कार सर। सर, कैस्टर सीड में 10 दिनों में आगे और कितनी तेजी देखने को मिलेगी? कैस्टर सीड में अगले 10 दिनों में आप कह रहे हैं कि कितनी तेजी देखने को मिलेगी। बताइए बीरेन जी, क्या लगता है आपको सर कैस्टर का आउटलुक? फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो फिजिकल साइड से अगर देखें तो 910 का भाव है आज का, वो 10-15 दिन में शायद 940 950 जाना चाहिए। और फ्यूचर्स के मार्केट में यहाँ से 300-350 बढ़ने की उम्मीद है। 4880 आसपास जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राजेंद्र मित्तल का, हरियाणा से हैं हमारे साथ, पूछिए मित्तल साहब। जय माता की जी। जय माता की जी। पूछें जी, सुन रहा हूँ मित्तल साहब, पूछिए। मेरे दोनों एक्सपोर्ट से सवाल है जी, ग्वार में क्या होएगा? ग्वार में क्या होगा बताइए अनुज जी, क्या होगा ग्वार में?
मृत्युंजय जी, ग्वार में हमने पिछले 2 दिनों में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर एक बाउंस बैक आ सकता है और अगर हम लेवल वाइज देखें तो एक्सपेक्टेड है कि करीबन 3,950 से लेकर 4,000 तक के लेवल ग्वार सीट में देखे जा सकते हैं और करीबन 6,300 तक के लेवल ग्वार गम में देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में जो तेजी आई है उसका भी असर यहाँ पे रहेगा। मुझे लगता है कि एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। 100 से 150 रुपए की तेजी ग्वार सीट में देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि ग्वार सीट में लेना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर का 5-7 दिन का ट्रेंड बताने का पूछिए। कॉपर में ट्रेंड बताएं सर, अगले 5-7 दिन का। कॉपर का 5-7 दिन का ट्रेंड आप कह रहे हैं कि क्या रहेगा? क्या लगता है अनुज जी, कॉपर का ट्रेंड अगले 5-7 दिनों में? हाँ देखिए, कॉपर में एक मिला जो रुख देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अगर ये 5-6 दिन का ट्रेड ना लेकर इंट्राडे में अगर देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है मुझे लगता है कि इंट्राडे में ट्रेडिंग ही प्रेफरेबल है, क्योंकि अगर हम देखें तो रोज मार्केट ऊपर नीचे मूव करता है। बट हाँ, इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। आप खरीदारी करके चले, ऊपर में टारगेट 695 तक हो सकता है। हालांकि 700 रुपये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है, तो अगर आपको बिकवाली करनी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव 695 के आसपास मिले तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। ठीक है, जैन साहब हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। पूछिए जैन साहब। नमस्ते सर। सर मैंने 4 लॉट सर चने के सर 5,000 रुपये बाइंग किए और सर 8 लॉट सोयाबीन के 5180 के भाव पे बाइंग किए सर। क्या करना है सर आप बताइए वीरेंद्र जी, क्या करना चाहिए इनको? चने में फिजिकल डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है बेसन मिलों से, और स्पेशली झारखंड साइड से काफ़ी स्ट्रांग डिमांड है। तो यहाँ भी फिजिकल मार्केट में 200-300 और बढ़ना चाहिए। और सोयाबीन में तो जैसे हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मार्केट शॉर्ट सप्लाई की मार्केट है। इंडिया में स्टॉक काफ़ी कम है, एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ से सोयाबीन में भी और भी तेजी अभी बाकी है। ठीक है, अगला सवाल है जिगर ठक्कर का, ठक्कर साहब का। पूछिए ठक्कर साहब। सर अनुज जी से सवाल है, इंट्राडे में गोल्ड में आज के दिन क्या करना चाहिए, बाय या सेल? इंट्राडे में आज के दिन गोल्ड में क्या करना चाहिए, बाय या सेल? बताइए अनुज जी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी गोल्ड का भाव ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। 44,300 ऑलमोस्ट करंट मार्केट की रेट के आसपास आप खरीदारी करें। 44,000 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 44,700 44,800 तक मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओवरसोल्ड होने के कारण खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर रिकमेंडेड है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड लें 44,300 के आसपास। स्टॉप लॉस 44,000 का लगाएं, टारगेट 44,800 तक मिल सकता है। आपकी कॉल। मैं जिंक में सेल प्रेफर करूंगा 2 to 1 पे। टारगेट रहेगा 217 to 17, स्टॉप लॉस रहेगा 2 to 4। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी। थोड़ा वेट करके बाय करें, करीबन 4,800 के आसपास। स्टॉप लॉस 4,740 का रहेगा, टारगेट 4,900 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।